ओके, तो आज क्या टॉपिक रहेगा, क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग रिवाइज करेंगे इंडिया रशिया रिलेशन। इंडिया रशिया। ओके, स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, रशिया एक ऐसा कंट्री है जहां हम लोग का 75 साल से डिप्लोमेटिक रिलेशन चल रहा है। ठीक है। 1945 का जो वर्ल्ड वार 2 एंड हुआ है, तब से जो कोल्ड वार हुआ। अब कोल्ड वार में क्या हुआ ना कि एक जो फिजिकल लड़ाई होती है ना, वो नहीं हुई। ठीक है, तो को ये एक ब्रीफ दे रहे हैं। ठीक। कोल्ड वार की वजह से बाइपोलर वर्ल्ड में बट गया। बाइपोलर वर्ल्ड मतलब कि जो पावर ब्लॉक, जहाँ पावर कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, तो दो पार्ट में बट गया, एक वेस्ट में एक ईस्ट में। ठीक है, तो वेस्ट कौन हैंडल करता था? यूएस। और ईस्ट कौन हैंडल करता था? यूएसएसआर। तो दो बड़ी पावर थी उस टाइम पे। ठीक है, अब दोनों का जो डिफरेंसेस था वो क्या था? यूएस कैपिटलिज्म इकोनॉमी पे थी, ठीक है, लिबरल थी, ठीक है, और यूएसएसआर क्या थी? कम्युनिज्म थी, सोशलिस्ट थे। ठीक है, अब जो इंडिया है वो जियोस्टैटिकली इंडिया बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब जो लोकेशन वाइज है कि इधर माउंटेन है, इधर ओशंस है, जो भी ज्योग्राफिकल रीजन है उस हिसाब से इंडिया बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो दो कंट्री है तो मेजर पावर है, तो वो लोग क्या सोचेगी? सब मेरे तरफ आ जाए, हमारे ब्लॉक में ज्वाइन करो, हमारे ब्लॉक में ज्वाइन करो, जो भी ब्रेस्ट कंट्रीज बची। ठीक है, तो इंडिया को भी ऑफर मिला, यूएस ने भी ऑफर किया, यूएसएसआर ने भी ऑफर किया। ठीक है, ठीक है। तो नेहरू जी ने क्या बोला? नो, दोनों को नो। इसको क्या बोला जाता है? नॉन अलाइनमेंट। अच्छा, मतलब ना हम यूएस की तरफ जाएंगे, ना हम यूएसएसआर की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो एक होता है रेटोरिक क्वेश्चन। रेटोरिक क्वेश्चन मतलब क्या, कि जिसका ऑप्शन में ना वर्ड नहीं है, तुमको हाँ ही बोलना है। ऐसा क्वेश्चन होता है ना। जैसे पापा बोले पानी लाओ, या फिर जैसे मान लो कि पापा सोए हुए हो और पापा उधर से आए और बोले कि एक कप चाय बनाओगे, तो तुम ये नहीं बोल सकते कि नहीं, वो तुमको पहुंच जाना है किचन में बनाने के लिए। ठीक है, तो वो होता है रेटोरिक क्वेश्चन। तो जब नो बोल दिया तो ये तो बड़ी पावर थी, तो क्या होता है ना, वो बुरा लगता है जब अगर नो बोल दो तो बुरा लगता है। और दोनों बड़ी बड़ी पावर थी तो बुरा लगा, यूएस को भी बुरा लगा, यूएसएसआर को भी बुरा लगा। ठीक है, अब जो नेहरू जी थे वो आइडियलिस्ट थे, तो वो बोले हम आर्म रेस का पार्ट नहीं बनेंगे। ठीक है, क्योंकि वो लोग दोनों मेजर पावर थी, न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह, फिर सारा गन्स एम्यूनेशन, यूएसए। ठीक है, तो जो स्टालिन थे वो रशिया के हेड थे। ठीक है, तो वो 1953 में उनका डेथ हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि सोवियत असिस्टेंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो गया 1950s के टाइम पर। जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है, सोवियत असिस्टेंस होता है, ठीक है, वो किसको मिला? उस टाइम पे जो 1955 में जो वहाँ के हेड थे वो कौन बने? निकिता क्रुश्चोव। ठीक है, तो वो उनका था जो पावरफुल वेपन होता है MiG-21, जो जेट फाइटर है। ठीक है, वो इंडिया को अपना असिस्टेंस दिए, समझाए, अपना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किए। ठीक है, जबकि वो चाइना भी उनसे मांगा था यूएसएसआर से, लेकिन उसको मना करके वो इंडिया को फेवर किया। ठीक है, विच हैड प्रीवियसली बीन withheld फ्रॉम चाइना बाय द सोवियत यूनियन। जो चाइना उससे मांगा था ये MiG-21 जेट, लेकिन वो मना कर दिए, जबकि वो एक बड़ी इकोनॉमी थे। हाँ, यूएसएसआर, और इंडिया को बिना उसके बदले में कुछ दिए हुए यूएसएसआर दे दिए। मतलब ये जो रिलेशन है ना, मतलब एकदम जय वीरू टाइप है यूएसएसआर और इंडिया का। ठीक है, मतलब बिना किसी रीजन के, बिना किसी फायदा देखे सारा चीज वो देते गए। आगे देखेंगे। तो 1965 में हम लोग जीत गए, जो हुआ ना चाइना से अतवार, जहाँ पे आदमी को फ्री हैंड दिया गया था, तो जीत गए। अब
तो उसमें हम लोग जीते कैसे? क्योंकि हम लोग के पास तो सोल्जर कम था, ना हम लोग के पास बॉर्डर में रोड वगैरह था अच्छे से बने हुए। लेकिन हम लोग को जीतने का गेम चेंजर फैक्टर क्या था कि हम लोग के पास MIGs थे जो रशिया USSR की दी हुई थी, ठीक है। जैसे पाकिस्तान को भी असिस्टेंस था ना US का। अब US ने पाकिस्तान को US का ये कैसे मिला? वो भी एक बैक स्टोरी क्या है, क्योंकि जब हमने मना कर दिया, नेहरू जी ने मना कर दिया कि हम US के साथ नहीं मिलेंगे, तो US को बुरा लगा। अब US को बुरा लगा तो वो देखा कि सबसे पड़ोसी कौन है? पाकिस्तान। तो इनडायरेक्टली हम ही ने पाकिस्तान को उसके गोद में धकेल दिया कि जाओ तुमको सारा मिल जाए US का सपोर्ट। तो एक तरह से वो हमारी ही ये थी, क्योंकि हमने मना कर दिया। अगर हम लोग हाँ बोले होते तो US हम लोग के साथ होता, है ना। लेकिन हमने मना कर दिया तो वो सोचा कि इनडायरेक्टली बुरा लगा तो थोड़ा दुश्मनी आ गया, इसीलिए वो पाकिस्तान को असिस्टेंट करने लगा, उसको सोबर जेट देने लगा, उसको पैटर्न टैंक्स देने लगा, उसकी इकोनॉमी बूस्ट हो गई, सारा चीज़ वो पाकिस्तान को फेवर करने लगा। दुश्मन का दुश्मन दोस्त। हाँ, दोस्त सेम। ठीक है। ठीक। अब जो MiG-21 थे वो ट्रांसफ़र किए गए USSR से हमारी इंडियन एयरफोर्स में, ठीक है, बाय द सोवियट्स इन द एरा व्हेन कोल्ड वॉर वाज डीपनिंग। ठीक है, कोल्ड वॉर किसके किसके बीच था? US और USSR के बीच में। उस दौरान भी USSR इंडिया को फेवर कर रहा था, ठीक है। अब जब हम लोग मना कर चुके थे कि हम लोग आर्म रेस में नहीं आएंगे, है ना, लेकिन 1961 में क्या हुआ? गोवा लिबरेशन। गोवा लिबरेशन में क्या, हम अपनी मिलिट्री तैयार कर रहे हैं, हम अपने सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ? एक गलत सिग्नल भेजा कि जब तुम मना कर रहे हो कि हम लोग आर्म रेस में नहीं आ रहे हैं, तो फिर ये सब क्या है? ट्रेनिंग क्यों दे रहे हो, खुद को तैयार क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो सेंड रॉन्ग सिग्नल्स टू द वर्ल्ड, और ये दिखाता है कि हम लोग की कंफ्यूज्ड फॉरेन पॉलिसी। एक चीज़ के लिए हम मना कर दिया और फिर दोबारा वही कर रहे हैं, तो ये कंफ्यूजन दिखाता है, ठीक है। अब 1964 में क्या हुआ? नेहरू जी की डेथ हो गई। तो वो थे एकदम आइडियलिज्म, मतलब जो होना चाहिए आदर्श में, आदर्शवाद, ठीक है। उसके बाद कौन आई? मैडम जी, इंदिरा गांधी, ठीक है। तो वो क्या कि उनके डेथ से थोड़ा थोड़ा डेविएशन होना स्टार्ट हुआ आइडियलिज्म से, और थोड़ा थोड़ा रियलिज्म की तरफ चली गई, ठीक है। इंदिरा गांधी क्या थी? वो रियलिज्म अडॉप्ट की। ऑन पेपर वही था कि नॉन अलाइनमेंट चल रहा है हम लोग का, लेकिन टिल्ट टुवर्ड रियलिज्म, कि जो हम लोग को चाहिए, सेना तैयार करनी है, ट्रेनिंग देनी है, सारा चीज़ का नॉलेज रखना है, तो वो धीरे धीरे हम लोग रियलिज्म की दुनिया में क्या हो रहा है हमको उसके साथ कोप अप करते हुए चलना, तो ये हुआ रियलिज्म। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा उसमें शिफ्ट हुए, ठीक है। 1971 में क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन किया गया USSR के साथ, ठीक है। ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन, ठीक है, जो कि एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट था, ठीक है। उसमें आर्टिकल 9 है। आर्टिकल 9 में क्या है? कलेक्टिव डिफेंस। कलेक्टिव डिफेंस मतलब क्या होता है? वन फॉर ऑल फॉर वन। मतलब कि अगर तुम किसी एक को टारगेट करोगे तो वो कलेक्टिवली हम पे टारगेट होगा, और अगर कोई एक टारगेट हो रहा है तो हम लोग सब मिल के उसका डिफेंस करेंगे, ठीक है। मतलब कि अगर मतलब आप और हम अलग अलग हैं, लेकिन अगर कोई हम पे कुछ उंगली उठा रहा है तो वो आप अपने पे समझोगे, और दोनों मिल के हम लोग डिफेंस करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ वन फॉर ऑल फॉर वन, ठीक है, समझ गए? ठीक है। उसके बाद हुआ बांग्लादेश लिबरेशन वॉर 1971 के बाद। 71 के बाद, ओके। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में क्या हुआ कि जो पाकिस्तान और बांग्लादेश का स्टोरी बताए थे, याद है? कि जिनोसाइड स्टार्ट कर दिया था, सबको मारने लगा था जो दिखे, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि क्या बोलते हैं, इंडिया बांग्लादेश का सपोर्ट में खड़ा हुआ, ठीक है। और तब तक ये ट्रीटी साइन हुई थी, तो अगर इंडिया किसी के लिए खड़ा है मतलब USSR भी खड़ा है ना, वन फॉर ऑल फॉर वन, ठीक है। अगर हम किसी को दोस्त बना रहे हैं तो इनडायरेक्टली वो आपका भी दोस्त हुआ, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी थी, क्योंकि हम लोग के उतना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर बॉर्डर फोर्सेस उतना ज़्यादा नहीं थे,
लेकिन यूएसएसआर बहुत एक मजबूत इकोनॉमी थी, ठीक है। हम्म, तो वो क्या की, जो स्टोरी बताए थे कि इधर से ब्लॉक कर दी आईएनएस विक्रांत, ताकि अंदर से कोई बाहर ना जाए सी रूट से, और बाहर से कोई अंदर ना आए, ठीक है। और पाकिस्तान फिर वो जीनोसाइड कर रहा था, तो उसको तो कोई मतलब नहीं, उसको खाली मारना था, ठीक है। तो जब उसको पाकिस्तान हारने लगा तब यूएस से सपोर्ट मांगा था, याद है? तब वो भेजा था 7th फ्लीट शिप, जो आईएनएस विक्रांत के 4 गुना बड़ा था, याद है बैक स्टोरी? तो उस टाइम पे भी ठीक है। चाइना यूएसएसआर हेल्प किया था इंडिया का, उसको रोका था। अच्छा। व्लादिवोस्तोक याद है, हाँ, रशिया का, हाँ। जो उसको वापस खदेड़ दिया था। इंग्लैंड का भी जो शिप था, या फिर यूएसए का जो शिप था, सबको वापस भेज दिया था ताकि वो इंडिया पे अटैक ना कर सके, ठीक है। तो ये था बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, जहाँ पे यूएसएसआर हम लोग की बहुत मदद की, ठीक है। अगर हम लोग देखें कि इंडिया और यूएसएसआर का रिलेशन कैसा था, तो हम लोग इसको कैटेगराइज कर सकते हैं: इकोनॉमी, मिलिट्री, टेक्नोलॉजी, कल्चरल, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, ठीक है। इकोनॉमी में अगर ले लें तो यूएसएसआर एक हैवी इंडस्ट्रीज मतलब जाना जाता है उसके लिए, ठीक है। तो जो नवरत्न बने इंडिया में, भेल बनी इंडिया में, स्टील प्लांट्स बने, डैम बने, आईआईटी बॉम्बे मतलब जो बना वो खुद मतलब रशिया की सहायता से बना है, जितना भी बना इंडस्ट्रीज, हैवी इंडस्ट्रीज जो बनी वो रशिया के ये से, एचईसी भी रांची का, सब रशिया के मदद से। रशिया नहीं, सॉरी, यूएसएसआर उस टाइम यूएसएसआर, ठीक है। नहीं, दोनों अलग अलग है ना, क्योंकि पता है बाद में फिर पता चलता है कि रशिया जो है वो यूएसएसआर जैसा रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब मिलिट्री वाइज देख लिए तो मिलिट्री यूएसएसआर की बहुत एडवांस थी, MiG-21 जैसे जेट्स थे उनके पास। तो 1965 में जो वार हुआ, हम लोग उसी की वजह से जीत पाए, जो यूएसएसआर ने हम लोग को MiGs दिए थे, ठीक है। अब पता है 80 to 90% ऑफ आर्मी जो हम लोग की नेवी की है, एयरफोर्स की है, या फिर बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए भी जो है, वो 1991 तक 80 to 90% हम लोग यूएसएसआर असिस्टेंट्स थे। अच्छा। जितना भी ट्रेनिंग हो गया, जो भी मतलब एक स्ट्रॉन्ग आर्मी या फिर फोर्स बनाने के लिए चाहिए, वो सारा यूएसएसआर प्रोवाइड करता था, ठीक है। AK-47 जो हम लोग का अभी बहुत ये गन माना जाता है, वो भी यूएसएसआर की देन है। 90 to 92 टैंक्स यूएसएसआर ने दिए, जो कि बहुत सारे ऐसे भी हैं जो रशियन ओरिजिन है, मतलब मोस्टली, ठीक है। इतना मतलब टेक्नोलॉजी वाइज देखें तो जितने भी न्यूक्लियर प्रोग्राम है, मैन स्पेस प्रोग्राम है, जैसे राकेश शर्मा जो स्पेस गए थे, वो जो व्हीकल था, लॉन्च व्हीकल, वो रशिया का था, ठीक है। जितने भी स्पेस प्रोग्राम हुए, जो सैटेलाइट्स हो गए, ठीक है, ब्रह्मोस मतलब कौन सा, ब्रह्मपुत्र और मॉस्को, ठीक है, ये रशिया से ही था। तो टेक्नोलॉजी वाइज भी ये लोग बहुत हेल्प किए यूएसएसआर इंडिया का, ठीक है। अब दिक्कत क्या थी ना, कि जैसे डॉलर उस टाइम पे हर जगह चलता था, ठीक है, लेकिन इसके लिए भी क्या बोला यूएसएसआर कि चलो तुम्हारे पास वैसा कुछ सिस्टम है नहीं, तो तुम मुझे रुपये में ही पे करो। सोचो, इतना असिस्टेंस दे के तुम रुपये में ही पे करो, तुमको ये नहीं है चेंज करके दो। तो वो एक बाटर सिस्टम कर लिए कि हम अगर तुम्हारे लिए कर रहे हैं और तुम पे करना चाह रहे हो, तो तुमको या तो कॉटन दे दो, या जूट दे दो, या लेदर दे दो, जो तुम्हारे ये में है, जो तुमको कंफर्टेबल लगे, उस हिसाब से असिस्टेंस दे दिए कि तुम या तो इंडियन रुपी में ही पे करो, चलो कोई लोड नहीं है, या फिर बाटर सिस्टम कर लेते कि जो तुम्हारा है वो होता, ठीक है। कल्चरल भी हम लोग देखें तो एजुकेशन सिस्टम में बहुत सपोर्ट किया यूएसएसआर, इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है। एक्सचेंज सिस्टम में टीचर्स ट्रेनिंग वगैरह हो गए, तो एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत ये किया, ठीक है। कल्चरल वाइज देखा जाए तो इंडिया में जैसे राज कपूर साहब थे, तो उनकी जो मूवी थी, कौन सी, मेरा नाम जोकर, हाँ, तो उसमें गाना था ना, मेरा जूता है जापानी, सर पे लाल टोपी रूसी, तो रशिया का, ठीक है, यूएसएसआर का। तो वो कल्चरली भी, तो जब इंडिया में फिल्म रिलीज हुई तो उससे ज़्यादा सेलिब्रेट किया गया यूएसएसआर में,
अच्छा। ठीक है, तो वो एक कल्चरल बॉन्डिंग दिखाता है हम लोग का। फिर डिप्लोमेटिक रिलेशन डे 1 से, ठीक है, मतलब वो सपोर्ट में रहा है। 1961 का वार हो गया, 1972 का वार हो गया, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशंस यूएस, तो जितने भी थे ना, मतलब जो इंडिया पे अटैक करना चाह रहा था, जैसे यूएस हो गया, या फिर एक होता है ना चाइना हो गया, कि किसी बात में उलझा दे इंडिया को, या फिर एक होता है ना कि पेनल्टी फाइन करवा दे, या जो भी, जो बड़े बड़े, क्योंकि इंडिया तो उस टाइम पे उतना ये नहीं था, सब चीज़ का पार्ट नहीं था, ठीक है। तो यूएसएसआर तुरंत वीटो पावर लगा देता था। मतलब वो एक होता है ना कि इतना मतलब क्लोज सपोर्ट कि इस पे कोई उंगली नहीं उठा सके। छोड़ भाई, एकदम भाई है मेरा, कौन है? बिल्कुल ऐसा। और ये सब भी किस ये पे, मतलब ऐसा भी कुछ नहीं कि रशिया को, यूएसएसआर को बहुत कुछ मिल जा रहा है इंडिया से, कुछ नहीं। अभी तक, आज तक ऐसा कुछ नहीं देखोगे कि रशिया की बहुत सारी कंपनी है, एक भी कंपनी रशिया की नहीं दिखेगी कि वो इंडिया मार्केट में प्रॉफिट कमा रही है, या फिर ऐसा कोई भी चीज़ नहीं चल रहा है जो रशिया प्रॉफिट ले रही है इंडिया से। लेकिन ये सारा कुछ असिस्टेंस दी विदाउट एनी प्रॉफिट, ना कोई कंपनी प्रॉफिट, ना कोई पैसे का लालच, ना कोई निस्वार्थ भाव। निस्वार्थ भाव से। देयर वाज नो स्ट्रिंग अटैच। मतलब हम तुम्हारे लिए कह रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि मतलब कोई प्रॉफिट हो तभी कर रहे हैं। अनकंडीशनल सपोर्ट जिसको बोलते हैं। तो एक तरह का मोस्ट ब्यूटीफुल लार्ज हार्टेड हेल्प था उस टाइम पे, क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्री थी, मतलब अभी भी है, लेकिन उस टाइम पे जो कंडीशन था इंडिया का, उस टाइम पे सारा सपोर्ट एकदम हाई टेक्नोलॉजी अपना शेयर करना, अपना जो अच्छी इकोनॉमी वाली कंट्री है चाइना, उसको मना करके इंडिया को देना है अपने MIGs, ठीक है, सारा चीज़ में उसका सपोर्ट करना, उसको डिफेंस में खड़ा रहना। तो अभी तक कोई ऐसी कंट्री, नॉट एनी कंट्री हैज़ गिवन एनीवन सच अनकंडीशनल सपोर्ट टू एनीवन। दिस इज कॉल्ड प्योर फ्रेंडशिप। ऐसा मतलब यूएसएसआर से रिलेशन है। अच्छा, यही तो प्यार है। और ऐसा और किसी कंट्री में देखने को नहीं मिलता है। सोचो, इतना कुछ बिना बिना किसी फायदे के, बिना कुछ रिटर्न मिले। देखो, तो 1984 में जो अभी बता रहे थे मैन इन स्पेस प्रोग्राम, ठीक है, तो राकेश शर्मा हमारे पहले, और हमको लग रहा है अभी तक ओनली। अच्छा, उनके बाद भी कोई गया भी नहीं, हमको जहाँ तक पता है। तो फर्स्ट इंडियन मैन इन स्पेस, जो कि रशिया का ही वो सोयूज 11 करके प्रोग्राम था, उसमें गए थे, ठीक है। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज इज पीपल टू पीपल रिलेशन। मतलब एक होता है ना पीपल टू पीपल रिलेशन, एक कंट्री वाइज नहीं कि हमको प्रॉफिट हो रहा है तभी हम उस कंट्री से रिलेटेड हैं। तो ये एक इंडिया के पास बहुत अच्छी मतलब सॉफ्ट पावर, इमोशनली कनेक्ट जो है, ठीक है। तो इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ह्यूज है, ठीक है, क्योंकि वो पॉलिटिकल पावर वगैरह के साथ साथ एक इमोशनल अटैचमेंट भी होता है, ठीक है। वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी शो करता है। प्लस यूएसएसआर में अगर देखेंगे तो वो इंडिया को मतलब बहुत मानता था उस टाइम पे, ठीक है। अभी भी है, लेकिन वो मतलब यूएसएसआर जैसा नहीं। अगर हम लोग वहाँ जाएंगे रशिया में, तो इंदिरा गांधी की पिक्टोरियल स्टैम्प्स बनवाए उन्होंने, मूर्ति भी है इंदिरा गांधी की वहाँ पे, गांधी जी की स्टैचू है मॉस्को में। तो मतलब यहाँ के जो फेमस लीडर है, यहाँ के जो इम्पोर्टेंट पर्सन है, उसको हम अपनी कंट्री में रेस्पेक्ट दे रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। हम 1980s में आते आते मिखेल गोर्बाचोव जो इंडिया आए, ठीक है। तो उसमें होता क्या है ना कि समटाइम्स योर बेस्ट इंटेंशन कैन प्रोड्यूस वर्स्ट रिजल्ट। मतलब कि इतना अच्छा हम लोग का रिलेशन था यूएसएसआर से, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि जो उनके हेड चेंज हुए, तो वो फिर इंडिया विजिट करने आए, ठीक है। तो अब इंडिया में वो उनका बहुत अच्छे से स्वागत हुआ। मतलब ऐसा है कि कोई अपना आया है हम लोग के देश घूमने के लिए, ठीक है। तो वो मतलब ज़्यादा फ्रैंक होके ये होगा। मिखाइल गोर्बाचोव कौन था? रशिया के हेड थे उस टाइम, 1980s के टाइम पे, ठीक है। तो यूएसएसआर ने क्या किया
जो उनकी ना मतलब हम लोग से जब अगर कंपेयर किया जाए, हम लोग की तो उतनी ब्यूरोक्रेटिसाइज सोसाइटी नहीं है, सेंट्रलाइज सोसाइटी नहीं है ना, सारे पावर डाइवर्स हैं, डिवाइडेड है, ठीक है। तो उनकी क्या है, बहुत ही ब्यूरोक्रेटिसाइज सोसाइटी है, ओपेक है, मतलब कि हमारे कंट्री में क्या चल रहा है वो कोई अनुमान नहीं लगा सकता, इसीलिए वो पावरफुल है। तो ओपेक है, वहाँ पे नो लिबर्टी, इंटेलिजेंस सारा कुछ देखती है, ठीक है। इंटेलिजेंस भी मतलब पैक्ड है, ऐसा कुछ नहीं कि मीडिया में कुछ बोल दे या फिर मतलब उतना न्यूज़ बाहर नहीं जाता है, ठीक है। वहाँ की उतनी मूवीज़ वगैरह भी ऐसे नहीं बनती कि कुछ डिपिक्ट कर सके कि नहीं ये रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, बस अब इंटेलिजेंस स्ट्रांग है। हाँ। और फिर कम्युनिस्ट है, पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है। तो ये सब, अब ये लोग जो आए मिखेल, वो 2 रिफॉर्म्स ये किए, ठीक है। एक था ग्लासनोस्ट, एक था पेरेस्ट्रोइका, ये दोनों रिफॉर्म्स थे। तो ये मतलब कोई भी सोसाइटी के लिए, पीपल के लिए वो उतना अच्छा नहीं है कि हमारी कंट्री में क्या चल रहा है हमको पता ही नहीं, ठीक है, इतना भी क्लोज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसको रिफॉर्म करने के लिए कि थोड़ा ट्रांसपेरेंसी आए, थोड़ा लिबरलाइजेशन आए, थोड़ा सेंट्रलाइजेशन कम हो, थोड़ा ब्यूरोक्रेटिसाइज्ड कम हो, ठीक है। तो ये सब जो आइडिया बिहाइंड था रिफॉर्म का ये था, ठीक है। लेकिन एक होता क्या है ना कि जैसे रशिया बड़ा कंट्री तो था, ठीक है, पावरफुल भी था, लेकिन एक होता है ढक्कन, और उसके नीचे मतलब सारा ये सब जो था, ये सब एक सड़ा गला टाइप का सिस्टम था, और उसके ऊपर पावरफुल का ढक्कन लगा था। तो ये रिफॉर्म क्या था ना, ढक्कन हटाने वाला काम था, ठीक है, क्योंकि अब उसमें चेंज करना है तो उसमें तो घुसना पड़ेगा ना, तो ढक्कन हटाने वाला काम था। तो ये सारा जो कचरा था वो सब पूरे दुनिया में फैल गया, ठीक है, कि मतलब अरे यहाँ तो ऐसा है, इसीलिए ना रिफॉर्म हो रहा है, तो वो कुछ गलत है तभी ना, ठीक है। तो वो रिफॉर्म हुआ, तो इसका एंड रिजल्ट क्या हुआ, इसका एंड रिजल्ट क्या हुआ कि जो यूएसएसआर था वो 15 रिपब्लिक्स में बट गया। अच्छा। उसी टाइम पे ये डिवीजन हो गया, पहले पूरा यूनाइटेड था, अब 15 रिपब्लिक्स में बट गया। उसमें फिर जो रशिया है वो अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा एरिया वाला सबसे पावरफुल है, और उस टाइम पे भी सोचो जब यूनाइटेड होगा तब और कितना बड़ा होगा। तो इसको बोला गया एंड ऑफ गोल्डन एज। अच्छा, ठीक है। और उसी टाइम पे 1991 में यूएसएसआर का डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, ठीक है। अब बाइपोलर से यूनिपोलर हो गया। बाइपोलर मतलब कौन कौन सी पावर थी उस टाइम पे, यूएसएसआर और यूएस, ठीक है, यूएसए और यूएसएसआर थी। अब जब ये डिसइंटीग्रेट हो गया, यूनाइटेड तो रहा नहीं, तो इसका पावर कम हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है, स्ट्रगल करने पे कगार पे आ गया। तो बचा क्या, बाइपोलर से यूनिपोलर। यूनिपोलर मतलब यूएसए अकेला बच गया। मतलब सोच रहे 2 कंपटीशन चल रहा था, एक का पैर लड़खड़ा गया तो सोचो वो कितनी स्पीड से, और मतलब सबका एक होता है ना कि मोस्ट पावरफुल बन गया यूएसए। ठीक है। अब हम लोग के लिए दिक्कत क्या था, एक देखो बास्केट में सारे अंडे एक ही बास्केट में रखना, अब एक भी टूटा तो क्या होगा, या फिर बास्केट गड़बड़ाया तो क्या होगा, सब टूट जाएगा। इंडिया के साथ क्या कंडीशन था, इंडिया वाज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन यूएसएसआर सब चीज़ के लिए। ये हम लोग के लिए बहुत अच्छा था जब तक यूएसएसआर यूनाइटेड था, लेकिन अब डिसइंटीग्रेटेड होने के बाद क्या हो गया, हम लोग की मिलिट्री डिपेंड करती है यूएसएसआर पे, हम लोग की न्यूक्लियर पावर डिपेंड करती है यूएसएसआर पे, हम लोग का स्पेस जितना भी प्रोग्राम था वो डिपेंड करता है यूएसएसआर पे, डिप्लोमेसी डिपेंड करती है, हैवी इंडस्ट्रीज जो है वो डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये क्या काम हो गया, सारे अंडे एक बास्केट में रखने। अब बास्केट तो डिसइंटीग्रेट हो गया, तो हमारे पे बहुत डायरेक्ट इफेक्ट है। अब हम लोग आगे देखेंगे कल कि जब हमारा सारा एग्स एक ही बास्केट में था और वो बास्केट ही अब बिखर गया तो हमारा क्या हाल हुआ। अच्छा, ठीक है।